नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आज इस खास कवरेज के जरिए कोरोना से जुड़े तमाम वो सवाल जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा है, 135 करोड़ भारतीय कर रहे हैं, उन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। अगले 3 घंटे में कोरोना से जुड़ा कोई सवाल शायद ही बचेगा। और हमारे साथ इस पेशकश में हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, और अगले 3 घंटे तक देश को हम बताने वाले हैं कि आखिर एग्जिट पोल किसका जरूरी है, किसका एग्जिट ज्यादा जरूरी है, कोरोना एग्जिट ज्यादा जरूरी है या फिर चुनाव को लेकर आज मंथन जरूरी है। हमने आज यह तय किया है कि हम ये आपको बताएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश से कोरोना कब जाएगा, यानी कि कोरोना का एग्जिट देश से कब होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, हर क्षेत्र के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ राजनेता जुड़ेंगे, हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ेंगे जो कोरोना के बारे में जानकारी रखते हैं, हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ेंगे जो ये बताएंगे कि अर्थशास्त्र पर क्या फर्क पड़ेगा और कोरोना के रहने से कोरोना के जाने तक कितना असर पड़ जाएगा, कितना तोड़ देगा। और आज देखिए अनुराग, हम सीधे सीधे अपने दर्शकों को यह समझाने जा रहे हैं, यह बताने जा रहे हैं कि कोरोना का एग्जिट कब होने वाला है। यानी कि जो सेकंड वेव अभी चला है जिसमें लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी लाखों लोग इससे पीड़ित हैं, अभी भी कहा जा रहा है कि अभी पीक पॉइंट बाकी है, तो उसके बाद क्या कोरोना इस देश से भाग जाएगा, क्या कोरोना का एग्जिट हो जाएगा, क्या कोरोना के एग्जिट के बाद हम मास्क उतार के घूम सकेंगे, क्या लोग अपने रोजगार के लिए घर से बाहर निकलकर नौकरी करने के लिए, चाकरी करने के लिए जा पाएंगे, क्या रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह खुल जाएंगे, क्या एयरपोर्ट पर आप बिंदास होकर अपने फ्लाइट्स दे सकेंगे। तो ये तमाम सवाल हैं, इसी का जवाब अनुराग आज हम अपने जो मेहमान होंगे उनसे पूछेंगे। हम सीधा सवाल पूछेंगे, मेहमान कोई भी हो, सवाल हम वही करेंगे अनुराग जो जनता के मन में है, जनता जानना चाहती है। अब बिल्कुल सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं विद्या, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को जिसके जरिए जो तस्वीर है वो साफ हो सके। बिल्कुल केयर नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पेशेंट को, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में बोलता है डॉक्टर लाने के लिए। बड़ा सिलेंडर लेके आया, बहुत विकट स्थिति है सर, कहीं भी भरा नहीं पा रहा है। हर तरफ कोहराम और चित्कार, अस्पताल में बेड नहीं, बेड मिला तो ऑक्सीजन नहीं। दर्द से भरे शमशान, मातम से भरे कब्रिस्तान। वायरस की दूसरी वेव हिंदुस्तान में मानो चारों दिशाओं में कहर बरपा रही है। सरकारें तक अदालतों में गुहार लगा रही हैं। इस महामारी से डरे सहमे हिंदुस्तानी बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कोरोना आखिर कब जाएगा, कोरोना कब जाएगा। इस सवाल का जवाब ढूंढने चले तो एक साथ कई और सवालों से सामना होता है। वो सवाल जिनके जवाब ही मिलकर कोरोना के एग्जिट प्लान का मुकम्मल खाका खींच पाएंगे। इस फेरिस्त का एक बड़ा सवाल है कि इस मनहूस सेकेंड वेव की पीक कब आएगी, यानी कब तक कोरोना के मामले चरम पर पहुंच जाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल है, अगर पीक आई तो फिर कोरोना का इन्फेक्शन रेट कब तक नीचे आना शुरू होगा। लोगों के जहन में तीसरा बड़ा सवाल है, आखिर कब तक हर भारतवासी को कोरोना कवच यानी वैक्सीन मुहैया हो पाएगी। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन जैसी मूलभूत जरूरतें कब तक पूरी हो पाएंगी। कोरोना पर पूर्ण विजय के लिए हर्ड इम्यूनिटी भारत को कब हासिल हो पाएगी। क्या 2020 की ही तरह इस साल भी लॉकडाउन ही कोरोना को रोकने का आखिरी विकल्प रह जाएगा। आखिर तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश आज न्यूज नेशन इस बड़ी कवरेज के दरमियान करेगा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है, सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब हैं हमारे साथ। आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर DS राणा साहब हैं, आप चेयरमैन हैं सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक। डॉक्टर MC मिश्रा साहब हैं, आप डायरेक्टर रह चुके हैं देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में। और पहला सवाल सिद्धार्थ नाथ सिंह जी आपसे, ये जो निराशा का माहौल है सर इस वक्त पूरे देश में, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े लगातार बहुत ज्यादा हैं, किस तरीके की उम्मीद, किस तरीके का विजन आपको नजर आता है आने वाले वक्त में, कब अच्छी खबर नजर आ रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कब आएगी, मगर तभी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं और उसका अच्छा नतीजा जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और
और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो हम लोगों के पिछले 4 दिन से आंकड़े जो केसेस हैं वो गिर जरूर रहे, मगर 2000-2500 है। गिरना और अच्छा चाहिए, जब जाके संतुष्टि होती है, संतुष्ट होंगे हम लोग। लेकिन रिकवरी रेट हमारा बेटर हो रहा है, तो ये भी देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, हम तो सीधे सीधे आज जनता को यह बताना चाहते हैं, क्योंकि जनता ना अब ऊब गई है। 1 साल पहले जनता ने जो हाल देश का देखा, उसके ठीक 1 साल के बाद फिर हालात वैसे हो गए, और वैसे भी नहीं हो गए। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि अब आंखों से पानी टपकता है, बोलने में गला रुंझ जाता है जब हम खबर पढ़ रहे होते हैं। तो देश की जनता का क्या हाल है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। आज तो हम सिद्धार्थ जी सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि कोरोना का एग्जिट कब होगा। हम चुनाव का एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि एक मंत्री होने के नाते, नेता होने के नाते आप क्या समझ पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका जवाब कोई भी दे दे देश के अंदर तो मैं भी मान लूंगा, मगर कोई आकलन लगा नहीं सकता। इसके अंदर अभी हम सबको धैर्य से मिलकर कार्य करना है। और ये जो कोरोना है, इसका स्ट्रेन जो है कोई साधारण स्ट्रेन नहीं आया। इसका भी नहीं पता था कि कौन सा ये स्ट्रेन आ जाएगा। जो कोरोना देखा गया था और अब में जो है उसमें बहुत अंतर है। अब वेव 3 भी आ सकती है, ये इसका भी अनुमान है, मगर वो क्या आएगी किसी को नहीं पता। तो ये स्ट्रेन्स और म्यूटेशंस के बारे में थोड़ा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। जब आप पूछ रहे हैं मुझसे, मेरे हिसाब से मैं तो नहीं दे सकता, ठीक है सिद्धार्थ जी, लेकिन एक चीज ये है ना कि एक सरकार की तरफ से की गई साल में जो हम कर सकते थे या जो हमें करना चाहिए था, तैयारियां हैं सर, ताकि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनमें एक भरोसा कायम हो कि अगर दूसरी, तीसरी, चौथी लहर भी आती है तो भी हमें बेहतर इलाज मिलेगा। देखिए, इसमें पिछले जब वेव आई थी और इसके अंदर हम लोगों ने 3 गुना आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स जोड़े। हम लोगों ने जो आइनॉक्स का प्लांट है नया एक खड़ा किया। हम लोगों ने जहां पे वेंटिलेटर्स नहीं थे, हर जगह 20-20 वेंटिलेटर्स उस डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाए। हम लोगों ने ट्रेनिंग डॉक्टर्स की ज्यादा करी, मगर अब उसके बावजूद भी एक स्टॉर्म आना था, तूफान आना था, मगर आ गई सुनामी। अब इसके बाद वो वेव 3 का जो अनुमान और कहा जा रहा है वो क्या आएगा हम भी नहीं जानते। मगर सिद्धार्थ जी, इसका मतलब एक चीज क्लियर है सर, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब एक चीज क्लियर है कि जो अंदाजा लगाया था, अनुमान जो था, उसके आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे को पूरा कह लेने जी सर, जी सर, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। सिद्धार्थ जी प्लीज आप कहिए। और आभार ये होगा कि हम लोग अभी आने वाले समय में जहां जहां CHCs होती हैं वहां पर भी 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले जा रहे हैं। वहां पर हम लोगों ने जहां जहां हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां ऑक्सीजन का नहीं पाइपलाइन से सप्लाई था वहां पे ऑर्डर्स कर दिए हैं। हम लोगों ने 54 निवेश भी करवाने शुरू कर दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हो रहे हैं। तो ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो, क्योंकि ये सोचना कि बेड बढ़ा दो और खाली ऑक्सीजन सप्लाई कर दो तो उससे काम नहीं चलेगा। हर डॉक्टर के पीछे नर्सिंग भी स्टाफ होना चाहिए। तो हम लोग निर्णय कर लिया है कि MBBS के जो डॉक्टर्स लास्ट ईयर में उनको भी ले लिया जाएगा और लेना शुरू कर दिया है। आयुष के डॉक्टर्स भी ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये लड़ाई में और लोगों की जरूरत है। नर्सिंग स्टाफ जो है, जो फाइनल ईयर में है, उन लोगों को भी इसमें एंगेज कर लिया है, ट्रेनिंग के साथ एंगेज कर लिया है। चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे वो ऑप्थेल्मिस्ट हो, उन लोगों को भी हम लोग जोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। मगर ये ट्रेंड और लंबा बने तो बहुत हम लोग खुश होंगे। सिद्धार्थ जी, एक चीज आपने कही कि ये नहीं कोई बता सकता कि ये कोरोना कब एग्जिट कर जाएगा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जनता, कम से कम हम लोग भी नोएडा में रहते हैं, आते हैं जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, यहां की जनता यह जानना चाहती है कि भाई अगर वो बीमार पड़े, उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, तो उसको कब ऐसा दिन आएगा कि जाके वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तुरंत। उसे बेड लेने के लिए किसी मंत्री को, किसी नेता को, किसी पत्रकार को, किसी ब्यूरोक्रेट को कम से कम मैसेज नहीं करना पड़े। कम से कम सिद्धार्थ जी ये तो बता सकते हैं आप। देखिए, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं और आज ही मेरी भी बातचीत हो रही थी। हम लोग 40 मेट्रिक टन ऑक्सीजन और नोएडा में पहुंचाने का प्रयास पूरा शुरू हो गया। आज से 1000 बेड तैयार और करने के लिए है, जिससे ये जो कठिनाई है, ये कठिनाइयां दूर हो।
सिद्धार्थ सर, मेरे पास कुछ सरकारी आंकड़े हैं सर। फरवरी में राज्यसभा में संबंधित मंत्री ने जवाब दिया था, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले साल जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड थे उनकी संख्या तकरीबन 3000 थी, वो बढ़कर अब 13000 से ज्यादा हो चुकी है। जो वेंटिलेटर पिछले साल अप्रैल के वक्त 800 के आसपास थे उत्तर प्रदेश में, वो अब बढ़कर 2700 के आसपास हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी ज्यादा स्थितियों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है सर कि कहीं कमी रह गई है? इस बात का एहसास नहीं था कि ये कहर इतनी तेज, इतनी व्यापकता के साथ बरपेगा? देखिए, जो आप आंकड़े दे रहे हैं उससे अभी और कहीं ज्यादा, मैंने फिर कहा 3 गुना और सिद्धार्थ जी से लगता है कि ज्यादा और बड़े हैं जी। मगर ये जो एक जो जिस प्रकार से जो अनुमान था फेज 1 को देखकर कि उससे डबल हो सकता है, वो डबल नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं ये जो कोविड का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं 4 या 5 गुना ज्यादा हुआ। तो स्वाभाविक है कुछ चीजों में कमी जरूर आई है, मैं उसको सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही है। एक और सिंपल सवाल मैं पूछ लेता हूं सर, क्योंकि जनता के मन में यह सवाल है, जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता तो आप ही लोगों की है, सरकार जिसकी है, जनता उसी की तरफ देखती है। ऑक्सीजन की कमी कब खत्म हो जाएगी? पूरे देश को छोड़ दीजिए सर, कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में बता दीजिए। ऑक्सीजन की जो कमी है वो हम लोग को कल से 850 मीट्रिक टन देना शुरू कर दिया है केंद्र ने, और हम लोगों के यहाँ पिछले 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1200 मीट्रिक टन आया है। तो वो जो किल्लत हो रही थी उसमें अब बहुत सुधार हो रहा है, और मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में वो भी समस्या जो सप्लाई चेन की वो भी ठीक हो जाएगी। सिद्धार्थ सर, एक सवाल और लोगों के जहन में है, वो आने वाले दिनों में जो लाइन में खड़े होकर सिलेंडर लेकर लोग खड़े रहते हैं, 2 दिन का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कब वो दिन आएगा? निर्णय कर लो कि कौन। ठीक है सिद्धार्थ सर, आपने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, उसके बाद आपने लॉकडाउन लगाया, और अब लॉकडाउन का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है मंगलवार सुबह तक। क्या इसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोई प्लानिंग है राज्य सरकार की? देखिए, हम लोग ने पहले भी कहा है, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दोनों चीजें हैं, लाइव एंड लाइवलीहुड दोनों ही चलना है, मगर उसमें संतुलन रखना है। तो हम लोग को आवश्यकता लगी उसके कि अब 1 दिन और बढ़ाया जाए, तो अभी बढ़ाया है। तो अब मैं नहीं कह सकता फिर आगे क्या है, मगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर बढ़ाएंगे, मगर अभी ये 3 दिन का ही लॉकडाउन है सप्ताह में। ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ जी अभी एक सवाल मेरा रह गया है, वो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आज सवाल पूछने के लिए हमने आपको बुलाया है और आप जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि जो जनता आज देख रही है उत्तर प्रदेश की और देश के बाकी हिस्सों की जो जनता देख रही है वो आपकी बातों से संतुष्ट भी होगी। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए सर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा सर। मैं उसके बाद लौट कर आऊंगा तो वो सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। डीएस राणा भी हमारे साथ हैं, एमसी मिश्रा साहब भी हमारे साथ हैं, आपके पास भी आऊंगा। कुछ जनता के सवाल ऐसे भी हैं जो सिर्फ डॉक्टर उसके बारे में जवाब दे सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, वो भी आपसे पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अनुराग रुक जाते हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त देश में चल रही है, लेकिन इस दूसरी लहर से पार कब पाएंगे हम? कोरोना कब एग्जिट करेगा? हमें कब आजादी मिलेगी बिना मास्क के चलने की? कब देश भर के लोगों को वैक्सीन लग जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप भी जानना चाहते हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज हमने चुनाव का एग्जिट पोल नहीं किया है, हम कोरोना का एग्जिट आपको बताना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं उनसे आप ये समझ सकें कि आने वाले कितने दिन और मुश्किल हैं और सेकंड वेव कब तक जाएगा। डॉक्टर डीएस राणा, चेयरमैन सर गंगाराम हमारे साथ हैं। सर, पिछले दिनों की जो तस्वीरें हमने देखी सर गंगाराम हॉस्पिटल की, उसे देखकर तो रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऐसा दिन भगवान ने क्यों दिखाया है। और अब क्या लग रहा है सर कि कब तक इस दिन में, इस हालात में, इस कोरोना के साथ और जीना पड़ेगा? अनुराग, अभी तक जो पेशेंट का लोड है वो लगातार बना हुआ है। हॉस्पिटल में लोग एडमिशन के लिए रो रहे हैं, हम लोगों को बेड नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी तो और कुछ विशेषज्ञ या पैरेलल ड्रॉ किए जाएं यूरोप से, अमेरिका से, तो उनका कहना है कि ये तो अभी पीक मई और के जून तक भी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में और भी हमारी डिमांड और सप्लाई का गैप जो है वो मेंटेन रहेगा। तो हमें सबको एकत्रित होकर काम करना होगा कि किस तरीके से लोड को, डिमांड को कम किया जाए, वायरस का लोड कम किया जाए, और किस तरह हम अपनी सप्लाई जो और रेगुलेट कर पाएँ, आप इसको बढ़ा सकें। तो इस पर हम सब लोगों को इकट्ठा होकर काम करना है। इस समय नहीं क्या क्यों हुआ
इस टाइम हमारा सोचना ये है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे हम इसको फेस करें, कैसे इस लड़ाई को लड़ें और उसको एकत्रित होकर इसको लड़ाई को लड़ें। सब लोगों को हम लड़ेंगे तो जैसे हम कई दफ़ा पहले भी किया है जी, और लड़ाई में जीतते हैं। और हम पहले, मैंने 4-5 दिन पहले कहा था ये सुनामी आई है, पर अब मुझे लगता है सुनामी तो फिर भी चली जाती है 1 दिन 2 दिन में। ये सुनामी की तरह तो आया था, पर ये वॉल्केनो की तरह रह रहा है यहाँ जी। और वॉल्केनो कब अब शांत होगा इसका कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर एमसी मिश्रा, इस वक्त सबसे बेहतर सुझाव जो आपको नजर आता हो ताकि इसका जो एग्जिट है वो जल्दी हो सके? और विद्याराज जी, उसका अच्छा एग्जिट कार्यक्रम यही कर है रहे हैं। जी। आपको एक तो जो राणा सर डॉक्टर एमसी मिश्रा से पूछा ये सवाल। डॉक्टर एमसी मिश्रा, लॉकडाउन तो रखे। तो अच्छा, ओके सर, पूछ। हाँ, तो इसमें देखिए, ये डिजास्टर हम इसको कहते हैं, ये डिजास्टर की स्थिति है। और जो डिजास्टर के उद्देश्य होता है, डिजास्टर में किसी भी हेल्थ केयर कैलेमिटी से निपटने के लिए उसमें जो मुख्य उद्देश्य होता है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। उसमें फिर इंडिविजुअल पेशेंट्स या इंडिविजुअल मृत्युओं को नहीं उतना तरजीह दी जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ा हथियार हम सबके पास है वो बहुत साधारण है कि हम बीमारी होने से बचा लें अपने को। सबसे बड़ा हथियार तो यही है जी। अब अगर मान लीजिए किसी वजह से हो ही जाता है, जो भी वजह रही हो, उसमें फिर जल्दी से जल्दी लक्षणों को पहचानना और RT-PCR के पीछे नहीं भागना, क्योंकि RT-PCR की आप देख रहे हैं रिपोर्ट 3-3, 4-4 दिन में आ रही है। 6 दिन में सर। उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं और उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आपके लक्षण शुरू हुए हैं थोड़े, तो उसका जो भी ट्रीटमेंट है, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट तो कोविड का है नहीं, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो आप शुरू कर दें, अपना बुखार नीचे करें। और सबसे बड़ी समस्या जो इस संक्रमण में है, और या पहले भी थी, पिछले वर्ष भी थी, वो ये थी कि निमोनिया हमको कितनी गंभीरता का हुआ है जी। जो सारी समस्या है वो निमोनिया के कारण है, बिल्कुल, जिसके कारण लंग हमारे इफेक्ट हो जाते हैं। और अगर लंग के प्रतिशत 50 से ऊपर होता है तो उन लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। बिल्कुल सर, ऐसी नौबत ना आए। डॉक्टर मिश्रा माफ कीजिएगा सर, एक ब्रेक लेना है। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए विद्या बेहद अहम बात डॉक्टर मिश्रा ने कही है, वो है बचाव। बचाव अगर करते हैं तो एग्जिट बहुत जल्दी है। अनुराग, एक चीज और है, डॉक्टर मिश्रा ने जो कहा है कि भाई आप RT-PCR कराएं ना कराएं, आप जब आपको लक्षण समझ में आने लगे डॉक्टर से पूछ के दवाई ले लीजिए। लेकिन जब हम कई एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि भाई पहले आप ये कर लीजिए कि आप ये जानकारी हासिल कर लीजिए कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। तो इस पर भी हम जवाब लेंगे हमारे विशेषज्ञों से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा अनुराग, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बहुत सारे अभी सवाल हैं जो जनता के मन में है, वो हम सीधे पूछेंगे और उसका जवाब हमारे विशेषज्ञ देंगे। आप सुनते रहिए, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। तो आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज, जिसमें आज कोरोना से जुड़े सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है। बुनियादी सवाल यही कि इस देश में, भारत में कोरोना का एग्जिट आखिर कब होगा विद्या? बिल्कुल यही जवाब हम जानने की कोशिश आज कर रहे हैं। और अनुराग, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि हम चुनाव का एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो देश में होते रहते हैं। चुनाव के एग्जिट पोल तो जनता देखती रहती है। आज जनता जो देखना चाहती है, जिन सवालों के जवाब जानना चाहती है, वो ये है कि आखिर कोरोना का एग्जिट कब होगा। इसीलिए हमने आज ये प्लान किया है कि 3 घंटे तक नॉनस्टॉप हम कोरोना एग्जिट आपको दिखाएंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ होंगे, मेहमान होंगे। लेकिन उससे पहले अनुराग, मुझे लगता है कि कुछ अहम बातें होती हैं जो हमारे दर्शकों को, जनता को जान लेनी चाहिए, चाहे वो कोरोना के लहर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो चुनाव में कोरोना की जुड़ी हुई हो, या फिर कोरोना से होने वाली चीजों से जुड़ी हुई हो। वो आर्थिक चीजें हो सकती हैं, वो राजनीतिक हालात हो सकते हैं, या फिर दवाई वैक्सीन से जुड़ी हुई चीजों। मुझे लगता है कि एक रिपोर्ट हमको अनुराग दिखा देना चाहिए अपने दर्शकों को। बिल्कुल दिखाते हैं पहले रिपोर्ट और उसके बाद रुख करेंगे खास मेहमानों का। ब्रिटेन। यूरोप के बड़े देशों में अगर किसी ने वाकई कोरोना को कंट्रोल कर लिया है तो वो है ब्रिटेन। और ब्रिटेन की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक वजह है, वैक्सीनेशन।
ब्रिटेन के वैक्सीनेशन मीटर को देखेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे इस देश में कोरोना बैकफुट पर चला गया। ब्रिटेन ने जनवरी में अपना वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था। ब्रिटेन में अब तक 16 से 80 साल तक की 81% आबादी को वैक्सीन मिल चुकी है, जिसके चलते कोरोना की चेन टूटती चली गई। इससे पहले ब्रिटेन ने 3 चरणों में कुल 175 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण कुछ पॉकेट्स में सिमट कर रह गया था। ब्रिटेन में अब भी तकरीबन 20% लोगों को ही वैक्सीन लगनी है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। माना जा रहा है अगले 2 महीने के अंदर ब्रिटेन पूरी 7 करोड़ की आबादी को वैक्सीन दे देगा। इजराइल। पश्चिमी एशिया में इजराइल ने वो कर दिखाया जो दूसरे देश न कर सके, और आज हालात ऐसे हैं कि इजराइल में मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, यानी इजराइल में लोग बिना मास्क के घूम फिर सकते हैं। इजराइल में कोरोना की चेन टूटने की वजह भी वैक्सीनेशन और लॉकडाउन है। इजराइल में लॉकडाउन का सख्त पालन किया गया और साथ ही इजराइल ने दिसंबर से लेकर अब तक तकरीबन 85% आबादी को वैक्सीन लगा दी है। हालांकि इजराइल में अभी भी तकरीबन 100 कोरोना एक्टिव केस हैं, लेकिन ये सभी अस्पतालों में हैं और इनमें कोरोना फैलने के चांस तकरीबन ना के बराबर है। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था। कोरोना फैलते ही न्यूजीलैंड ने सबसे पहले अपनी हवाई सीमा सील की थी, ताकि दूसरे देशों से संक्रमित लोग न्यूजीलैंड न आ सके। न्यूजीलैंड में क्वारंटीन का सख्ती से पालन किया गया था। पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने की वजह से भी न्यूजीलैंड में इन्फेक्शन रेट ऊपर नहीं चढ़ा। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले जीनोम टेस्टिंग का इस्तेमाल किया और कोरोना के म्यूटेशन को वक्त रहते पहचान लिया। इन कोशिशों के चलते ही न्यूजीलैंड का कोरोना ग्राफ हमेशा नीचे रहा। अब तक न्यूजीलैंड में कोरोना से सिर्फ 26 लोगों की मौत हुई है और महज 2613 लोग संक्रमित हुए। इनके साथ ही साथ आइसलैंड और माल्टा जैसे देश भी कोरोना से मुक्ति पा चुके हैं। अब यही सवाल भारतवासियों के अंदर भी है, क्या ब्रिटेन और इजराइल मॉडल ही भारत को कोरोना से मुक्ति दिला सकते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है। हमारे साथ देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक रह चुके डॉक्टर MC मिश्रा हैं। वो अस्पताल जहां हर रोज 10 से 14,000 मरीज आते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। हमारे साथ दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा हैं, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुशीला गर्ग, जो WHO ICMR के साथ लगातार काम कर रही हैं। विद्या। बिल्कुल, और मुझे लगता है अनुराग की सुशीला जी के पास हम जाएं उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं कि DS राणा जी के पास मैं चला जाऊं। डॉक्टर साहब, अभी एक चीज जो हमने अपनी रिपोर्ट में देखी है कि इजराइल में तो अब मास्क पहनना भी जरूरी नहीं रह गया है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम अब बस थोड़ा सा रह गया है। आज हर हिंदुस्तानी ये जानना चाहता है कि वो दिन कब हिंदुस्तान में आएगा कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं रह जाएगी, वैक्सीन सभी को लग जाए, ताकि अगर कोरोना का संक्रमण हो भी तो वो इतना गंभीर नहीं हो कि उससे जान चली जाए। अनुराग, इसके एक तो शॉर्ट टर्म तरीका है कोरोना को रोकने का, वो तो है लॉकडाउन एंड सेल्फ लॉकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लॉन्ग टर्म है वो तो वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। हमें सब लोगों को जितने जल्दी वैक्सीनेशन लग जाएगी, जब हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 90% जनता को वैक्सीनेशन लग जाएगी, तब हमें इससे छुटकारा मिलेगा। मैं यही समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि 80% जनता को वैक्सीन कब तक लग जाएगी। हम लोग एक महाअभियान चलाने वाले थे, लेकिन उससे पहले तो ये पता लग रहा है कि कई राज्य हाथ खड़ा कर चुके हैं कि वैक्सीन नहीं है हमारे पास। अब ये सवाल तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, ये तो जवाब सरकार दे पाएगी आपको कि कब लगेगी। पर ये पक्का है कि जब तक 80 और 90% लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगी तब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं होगी। और जब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं होगी तो इसका लॉन्ग टर्म इलाज नहीं होता जी, हार्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के जरिए ही। लेकिन डॉक्टर MC मिश्रा, इस वक्त एक पैनिक का माहौल भी नजर आ रहा है सर सोसाइटी में। मैं पिछले 10-15 साल से लगातार आपको देखता रहा हूं, आप टेलीमेडिसिन पर लगातार जोर देते रहे। आपको लगता है कि वो जो टेलीमेडिसिन का एक पूरा दायरा है उसको भी अगर व्यापक किया जाए सर, लोगों को सही जानकारी वक्त पर घर बैठे मिल जाए, तो कम से कम वो पैनिक की स्थिति ना पैदा हो जो इस वक्त नजर आ रही है, उससे भी एक मदद मिल सकती है इस पूरे एग्जिट के प्रोसेस में। बिल्कुल अनुराग, आपने बिल्कुल ठीक कहा। टेलीमेडिसिन कोविड में बहुत एक्सटेंसिवली यूज भी हो रही है, आज भी यूज हो रही है, और पिछले 1 वर्ष से टेलीमेडिसिन बहुत काफी टेली वीडियो कंसल्टेशंस
और उससे दोनों को ही फायदा है, रोगी को भी फायदा है, डॉक्टर्स को भी फायदा है कि संक्रमण नहीं फैलता है, कॉस्ट बचती है, ट्रैवल बचता है, बहुत इनकन्वीनियंस बचती है। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो वैक्सीनेशन से संबंधित सवाल आपने किया था उसमें देखिए भारत की जो अभी कैपेसिटी थी और है, हमारे यहाँ कोविशील्ड की बनाने की क्षमता है 6 करोड़ महीने की, और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रहा है 1 करोड़ महीने की बनाते हैं। तो अगर हम ये लक्ष्य भी पूरा कर लेते हैं एक महीने में, मई के महीने में अगर हम 6 से 7 करोड़ टीकाकरण भी कर लेते हैं तो एक ये बड़ी उपलब्धि मानूंगा। सर साथ में स्पुतनिक भी, स्पुतनिक के अभी मालूम नहीं कितनी डोज दे रहे हैं, अगर 1 करोड़ वो भी ऐड कर देते हैं तो हमारा और एक करोड़ बढ़ जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जुलाई तक हम अगर 10 करोड़ वैक्सीनेशन 1 करोड़ वैक्सीनेशन प्रतिदिन कर लें तो हमारा फिर ये शॉर्टन हो जाएगा, जो वैक्सीनेशन का पूरा अवधि है जो 2022 में जाएगी, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिसंबर तक कवर करने की संभावना है। जैसे 30 करोड़ था पहले जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक, तो जिसमें 45 वर्ष से ऊपर और हमारे बुजुर्ग सारे थे उसमें शामिल, हेल्थ केयर वाले थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। लेकिन भारत में शुरू से आधा हुआ हमारा प्रतिशत, जो 50% अचीव हुआ स्वास्थ्य कर्मियों का। 3 करोड़ का लक्ष्य था, फ्रंटलाइन वर्कर स्वास्थ्य कर्मी मिला के 28 फरवरी तक केवल 1.5 करोड़ लोगों ने लगवाया। मतलब डॉक्टर मिश्रा, इसका मतलब ये है कि हम जो रफ्तार सोच रहे हैं, जो रणनीति बनाकर चल रहे हैं, उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से। अनुराग, एक बात ये है, मैं डॉक्टर राणा से वो इसका जवाब लेना चाहता हूं। अनुराग, देखिए अभी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या देश में, हम जहां की तस्वीर आ रही है, हम देख रहे हैं, हम खबर दिखा रहे हैं। अनुराग, वहां की तस्वीर बताइए अनुराग, क्या दिखती है? सबसे पहले आप क्या देखते हैं जो खबर आती है, चाहे वो पटना से आए, चाहे वो राजस्थान से आए, चाहे मध्य प्रदेश से आए, जो लोग बीमार हैं, जो जिनके घर में मरीज हैं, वो लोग कहां खड़े मिलते हैं? वो गैस भरवाने के लिए, ऑक्सीजन भरवाने के लिए सिलेंडर लेकर खड़े मिलते हैं ना अनुराग जी। तो डॉक्टर राणा, मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्योंकि आप तो निर्देशक हैं, वो भी इतने बड़े हॉस्पिटल के, दिल्ली के, सर गंगाराम के। सर, आप लोग तो जूझ ही रहे हैं इस परेशानी से, क्या लग रहा है सरकार की तरफ से क्या वादे किए जा रहे हैं, या फिर क्या कहा जा रहा है कि कब तक ये परेशानी दूर हो जाएगी? सिलेंडर लेकर जो लोग खड़े हो रहे हैं, उनको वहां लाइन में नहीं लगने की जरूरत कब से शुरू हो जाएगी? बैद्यनाथ जी, सब लोग इसमें जूझ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ, जब से हमने ये आवाज़ उठाई है, सरकारें, चाहे केंद्र सरकार है, चाहे केंद्रीय प्रादेशिक सरकार हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं। डेली थोड़ी ऑक्सीजन की स्थिति थोड़ी इम्प्रूव कर रही है, पर अभी भी स्थिति अच्छी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। और पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट डेली आ रही है। कब ठीक होगी इसका जवाब भी सरकार ही दे सकती है आपको। बिल्कुल सरकारी जवाब दे सकती है, लेकिन हालात सुधर रहे हैं। दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं तो मुझे लगता है कि जी कहिए डॉक्टर राणा। हालात सुधर रहे हैं डेली, एवरी डे। हालात सुधर रहे हैं, चुनौती बहुत ज्यादा है। अहम बात यहाँ पर आप करें। डॉक्टर DS राणा, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के इस बड़ी मुहिम में जुड़ने के लिए। सर, हमारे साथ जहां हम आप जैसे तमाम काबिल एक्सपर्ट से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में कोरोना का एग्जिट आखिर कब होगा। हमारे साथ सुशीला गर्ग जी जुड़ चुकी हैं। अनुराग, आप सुशीला गर्ग जी के पास जाएं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि दरअसल कुछ बातें हो जाए अनुराग, कि सुशीला गर्ग जी जो हैं वो सलाहकार हैं WHO और ICMR की। तो मतलब इससे बढ़िया कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कोई शख्सियत मेरे ख्याल से अनुराग नहीं हो सकता है, जो ये बता दे कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस वक्त क्या सलाह माननी चाहिए, किसकी सलाह माननी चाहिए और किस रास्ते पर चलना चाहिए। अनुराग, बिल्कुल, और सुशीला जी से इस सवाल को पूछ लेते हैं। सुशीला जी, हम लगातार आपसे पहले भी चर्चा करते रहे हैं, हिंदुस्तान में कोरोना के एग्जिट की कोई उम्मीद क्या आपको नजर आती है आने वाले वक्त में, या चुनौती कहीं ज्यादा है? जी, 2 चीज़ें हैं इसमें मैं कहना चाहूँगी। एक तो हमें नए केसेस को बचाना है, और दूसरा ये है कि हमें जो अभी केसेस हैं उनको हमने कैसे डील करना है। और नए केसेस के बचाने के लिए हमारे पास 3 ही महत्वपूर्ण उपाय हैं: मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग और वैक्सीनेशन। मास्किंग अभी भी हम नहीं देख पाते हैं कि हर जगह पूरे सब लोग मास्क पहने हुए हैं करके, और अभी हम सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका टेस्टिंग ट्रीटिंग है, वो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा
5% से कम हर एक स्टेट का आंकड़ा जो है वो रहना चाहिए। और वैक्सीनेशन की बात अगर आपने करी तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हमारे देश को 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, और डबल डोज मतलब यानी कि 160 करोड़, जिसमें अभी हम 15 करोड़ लोगों को 15 करोड़ डोजेस दे चुके हैं, यानी कि 145 करोड़ हमने देनी है। और जैसे कि डॉक्टर मिश्रा ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि अभी हमारे में लगभग क्षमता 6 करोड़, मैं कहती हूँ 7 करोड़ के करीब हमारी क्षमता जो कोविशील्ड की है, और 1 करोड़ भारत बायोटेक की है, जो कि लगभग बढ़ के अभी हमारी 11 करोड़ के करीब 4 करोड़ ये सीरम इंस्टीट्यूट बढ़ाएगा, और 4 ही करोड़ मतलब यानी कि 11 करोड़ प्लस 4 करोड़ 15 करोड़ के करीब हमारे पास ये हो जाएंगी। और उसके साथ में हमारी स्पुतनिक की डोजेस भी आएंगी जो कि 100 मिलियन, जिसको कि हम 10 करोड़ के करीब कहेंगे। रोक रहा हूं जी मैम, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त हमारे साथ असलम शेख साहब जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात बदतर हैं। चाहे पिछले साल हमने जो देखा, जो महाराष्ट्र के हालात थे, या फिर इस बार हमने सेकेंड वेव में देखा। असलम शेख साहब, मैंने तो तस्वीर देखी, लोग खड़े थे वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन खत्म हो गई, लोग वापस चले गए। अब कब तक इन परिस्थितियों से, इन स्थितियों से निकलेगा देश? महाराष्ट्र कब निकलेगा? लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार खड़े हैं, आप उनको वैक्सीन कब लगवाएंगे? क्या 1 मई से आप लोग 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सही बात है। जितने हमने सेंटर्स खोले थे, आज सारे सेंटर्स के बाहर लाइन लगी हुई है, और शायद हमें 2 दिन सेंटर्स भी बंद करना पड़े, क्योंकि जो वैक्सीनेशन केंद्र सरकार से हमारे पास आना था वो पूरी तरीके से आ नहीं पा रही है। इसीलिए हमें ये सेंटर्स को जो है शट डाउन करना पड़ रहा है। और हमारे कैबिनेट ने अभी जो निर्णय लिया है, तो हम आने वाले दिनों के अंदर हमारे जो देश में बन रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनसे कितना हमें मिलने वाला है वैक्सीनेशन, वो जमा करेंगे। और विदेशों से हमारी बातचीत चल रही है, उनसे हमें जो मिलेगा तो वो मैनेजमेंट करके हम ये सारे सेंटर्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जिस टाइम पे उनको बुलाया जाए उतनी वैक्सीनेशन हमारे हाथ में हो और उनको वैक्सीनेशन। आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं मीठी मीठी बातें नहीं सुनना चाहता हूं। देश के लोग ना इतने परेशान हैं, देश की जनता ना रो रही है सर, चाहे महाराष्ट्र की जनता हो, चाहे बिहार की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, या उत्तर प्रदेश की जनता हो, देश की जनता रो रही है सर। इसलिए मीठी मीठी बात मत कीजिएगा, एकदम वही बात बताइए जो हो सकती है, वही काम बताइए जो आप लोग कर सकते हैं, उतने ही वैक्सीन के बारे में बताइए जितने आप लगा सकते हैं, उतने ही बेड और इलाज ऑक्सीजन के बारे में बताइए जितने का आप लोग इंतजाम कर सकते हैं सर, प्लीज। बहुत दुरुस्त बात आपने कही, आपकी बात को एकदम दिल से लेता हूं मैं। मेरे ख्याल से ये सवाल जो है केंद्र सरकार को जाता है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन राज्य को देने का काम इस वक्त कर रही है वो केंद्र सरकार ही कर रही है। किसी भी सरकार के हाथ में अभी तक कुछ नहीं था, चाहे टेस्टिंग हो चाहे वैक्सीनेशन देना हो। अब हमने पहली बार सरकार से मांगा था परमिशन, अब उन्होंने हमें कहा है करने के लिए। अब हमने जो है टेंडर इनवाइट किया है, 6,500 करोड़ हमने परसों के दिन जो है कि हमारे कैबिनेट में पास किए हैं। अब हम हमारे जो विदेश कंपनियां हमें देंगी उनसे हम बातचीत करेंगे, और जो हमारा मैनेजमेंट होगा आप देखिएगा कि कहीं भी आपको कतार दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन का जो क्वांटिटी होगी उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों को बुलाएंगे। असलम शेख साहब, अनुराग दीक्षित बोल रहा हूं, एक सवाल आपसे पूछना है सर। सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल तक, यानी कोरोना के इस कहर में बीते 1 साल में आपने तकरीबन 16,000 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या बढ़ाई है। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर वो राज्य है जिसने अपने यहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके बाद भी 60,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 24 घंटे में आ रहे हैं? कैलकुलेशन में, तैयारियों में कहीं कमी रही है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि डे 1 से जब पहली लाट भी जब आई थी, तब भी हमने जो है आंकड़े छुपाने का काम नहीं किया, हमने टेस्टिंग बढ़ाई थी। टेस्टिंग बढ़ाने का कारण ये था कि जो चीज़ सामने आए उसका इलाज किया जाए। और ये फेज़ 2 के अंदर भी हमारे आंकड़े जब भी चाहे डेथ के हों चाहे कोरोना से पीड़ित के हो, हमने उसको छुपाने का काम नहीं किया। जितने ज़्यादा आए उतने ज़्यादा हमने जो इलाज करने का काम किया। आज की तारीख में भी हम जो है हमारी जंबो फैसिलिटीज़ और हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाने में जो है लगे हुए हैं। आज हमने अगर लॉकडाउन किया है तो हमारे 5,500 से ज़्यादा बेड मुंबई शहर में हम तैयार कर रहे हैं। बाकी जिलों के अंदर भी हम जंबो फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं और उसमें अपना खुद जो है ऑक्सीजन का प्लांट लगा रहे हैं। क्यों? कि हमारे पास जितनी ऑक्सीजन की उत्पादन थी उतना, क्योंकि ना मैं जो रोज आपके यहाँ से जो महाराष्ट्र से खबरें आती हैं और जो तस्वीरें आती है ना सर, वो रोज लोगों को, जनता तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। मैं विद्यानाथ झा बोल रहा हूँ स्टूडियो से।
सर मुझे एक चीज बता दीजिए, जनता मुझे मत बताइए सर, क्योंकि ये सवाल मेरा है ही नहीं, ये सवाल तो वो जनता पूछ रही है जो आप लोगों की तरफ उम्मीद लगाए बैठी देख रही है, जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आपको मंत्री पद तक पहुंचाया है और आपके नेता को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया है। वो जनता को बताइए कि क्या आने वाले दिनों में आप लोग और लॉकडाउन को एक्सटेंड करने वाले हैं? आने वाले दिनों में क्या बेड का संकट खत्म होने वाला है? क्या वैक्सीनेशन जो है वो कब से उस गति से, उस रणनीति से आप लोग चलाने वाले हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं? आप बताइए कि ऑक्सीजन की समस्या कब खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र में? सीधे सीधे बताइए। 4 लाइन में मैंने 4 सवाल पूछे हैं, आप 4 लाइन में 4 जवाब दीजिए। आप बिल्कुल मेरी बात सुनिएगा, बीच में काटिएगा नहीं। मैं आपको बताना सुनूंगा सर कि सबसे ज्यादा जो है बेड्स का, आज आपने खुद कहे, जब आपने कहा सबसे ज्यादा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी देश में जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया। और मैंने आपको पहले ही बता चुका कि पहले भी अगर RT-PCR टेस्ट हो, चाहे वैक्सीनेशन देने का हो, राज्य सरकार के हाथों में कुछ नहीं था। हमें पहले बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन दिए गए, उसके बाद में हमने बहुत ज़्यादा सेंटर्स खोल दिए इनके हिसाब से। बाद में आज ये हमारी नौबत है कि मुंबई शहर और महाराष्ट्र में कई वैक्सीनेशन सेंटर हमको बंद करने पड़े और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि कतारें बढ़ते चली गई। अब हमने फैसला हमारे हाथ में लिया है, हम सही तरीके से उसका मैनेजमेंट करेंगे। हम जितनी वैक्सीनेशन हमारे पास आएगी, बहुत अच्छी बात है असलम शेख लोगों को अपॉइंटमेंट देंगे और जो उसी बातें तरीके आप से कह रहे हैं और कुछ काम आप लोगों ने जमीन पर किया है असलम शेख साहब। मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। देखिए मैं माफी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि रुकना पड़ेगा, माफी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। बहुत सारे काम आप गिनवा रहे हैं जो हम देख भी रहे हैं कि महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे देखकर ऐसा लगता है कि जनता परेशान है। मैं चाहता हूं उसी का जवाब आज आप दें, चाहे हमारे साथ और भी जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी इसी तरह के मैं सवाल पूछूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए अनुराग हम रुक रहे हैं।